नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टर 2 के कॉन कॉल के बारे में। दोस्तों, रिजल्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। और जो क्वार्टर 2 का रिजल्ट है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो नेट प्रॉफिट है वो अराउंड 73% ड्रॉप हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में 643 करोड़ का था, अब वो घट के 212 करोड़ का आ चुका है। और इसका जो रीज़न है वो कंपनी ने यहाँ बताया कि प्रोविजंस क्रिएट करना पड़ा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वार्टर 2 में 1732 करोड़ का प्रोविजंस बनाया गया, जो कि इस क्वार्टर के प्रॉफिट से 3 गुना ज़्यादा है। और वो प्रोविजन किसके ऊपर बनाया गया, तो यहाँ कंपनी पिछले 2-3 साल से बता रही थी कि एक टोल रोड है जो कि मुंबई में ऑपरेट करता है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। हालांकि वो कंपनी धीरे धीरे लोन पे कर रही थी, लेकिन फिर भी 1000 करोड़ का उसमें कंपनी को रिस्क था, जिसमें कंपनी ने 500 करोड़ का ऑलरेडी प्रोविजन बना के रखा था। लेकिन अभी क्या हुआ, न्यूज़ में आया तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, मुंबई में जो टोल है वो फ्री कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो आपका जो टोल फ्री हुआ है ये हमेशा के लिए नहीं है, ये इलेक्शन के लिए हर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्कीम ऐसे लेके आते रहती है, जिसके वजह से उस टोल कंपनी को रीपेमेंट करने में दिक्कत हो गया है। और ऐसा नहीं कि कंपनी पेमेंट नहीं कर रही थी, कंपनी थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट कर रही थी। 1000 करोड़ में से ऑलमोस्ट 600 करोड़ का पेमेंट कर चुकी थी और अराउंड 500 करोड़ का ये बाकी था। लेकिन सरकार ने जब टोल करेक्शन के लिए टोटली मना कर दिया तो ये कंपनी के लिए इम्पॉसिबल हो गया कि वो रीपेमेंट कर पाए। लेकिन यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि टोल रोड वाली जो कंपनी है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है, तो जो इनको रेवेन्यू में लॉस हो रहा है उसका कंपनसेशन महाराष्ट्र सरकार को करना होगा। और जब वो कंपनसेशन मिलेगा तो पैसा वापस से बैंक के पास आ जाएगा। तो मान लीजिए 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर के बाद जो प्रोविजन का पैसा साइड में रखा गया है वो वापस से बैंक के प्रॉफिट में आ जाएगा। और फिलहाल हमको जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और माइक्रो फाइनेंस के बारे में अगर देखें तो वहाँ भी 315 करोड़ का प्रोविजन बनाया गया है, लेकिन इनमें से भी ये 90% जो है आपका इंश्योर्ड हो चुका है। यानी कि अगर इनमें डिफॉल्ट आता है तो उसका कॉम्पनसेशन भी इनको इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। यानी बैंक ने प्रोविजन बना के भले रखा है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है वो बहुत ही कम होने वाला है। तो हमें प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, प्रॉफिट इतना घटा क्यों? क्योंकि बैंक का जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही ऑनेस्ट है। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा इसके बारे में कि जो भी प्रॉब्लम होता है बैंक खुल के सामने आके कहती है, कुछ छुपाने वाला काम नहीं होता। और अगर लेंडिंग सेक्टर में आपको देखना है, बैंकिंग सेक्टर में देखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि वो मैनेजमेंट कैसा है। अगर मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, सब बात खुल के बताता है, तो फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा खासा बैंक बन के आ सकता है। तो इस क्वार्टर में जो प्रोविजन क्रिएट हुआ है वो आपको अगले 2-3 क्वार्टर में धीरे धीरे बैक आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रोविजन का मतलब लॉस नहीं होता, प्रोविजन का मतलब ये होता है कि मुझे लगता है कि लॉस हो सकता है, इसलिए पहले से ही मैं कुछ पैसा निकाल के अलग से रख देता हूँ। अगर वो लॉस फ्यूचर में रियलाइज़ नहीं होता है तो वापस से वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। मान के चलिए आपके पास कुछ पैसे थे, आपने बस असाइड करके रख दिया कि अगर कुछ हुआ तो ये पैसे काम में आएंगे, मैं इसको फिलहाल यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे एक जगह पे है कि यहाँ पे प्रोविजन बना है 1700 करोड़ का, लेकिन अगर हम इसको प्लस करके देखें, जो माइक्रो फाइनेंस का जो बुक है और जो टोल रोड का जो कंपनी है, उन दोनों के प्रोविजन को मिला के सिर्फ 568 करोड़ का ही आ रहा है। तो बाकी का जो 1200 करोड़ का जो प्रोविजन है वो किस चीज़ के लिए बना है, हमको यहाँ पे बिल्कुल भी इंडिकेशन नहीं मिला और ना ही कॉन कॉल में सब हमें कुछ आंसर मिला है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, जो टीवी में जो इंटरव्यूज़ होते हैं, जो CNBC का जो इंटरव्यू होता है, वहाँ पे लता जो क्वेश्चंस पूछती है वो बहुत ही हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो शायद वहाँ पूछा जाएगा और वहाँ हमें उसका आंसर मिलेगा। तो ये कुछ चीज़ थी जो कि मुझे कॉन कॉल से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मैं थोड़ा निराश भी हुआ। लेकिन इसमें कुछ अच्छी बातें भी है। जैसे हम अगर यहाँ पे देखें तो मर्जर के बाद इस बैंक का जो बुक वैल्यू है वो अराउंड 51 का हो जाएगा। और हमें अगर बैंक को वैल्यू करना है तो हमेशा बुक वैल्यू के ऊपर ही करना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं पीयर्स में कंपेयर करूँ तो HDFC बैंक का जो बुक वैल्यू है वो 2.9 टाइम्स का है, यानी लगभग 3 गुना का। तो स्टॉक का प्राइस अगर देखेंगे तो आपको 1743 का मिल रहा है, तो इसका बुक वैल्यू 500 के आसपास का होगा। मैं आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ। हाँ, आप देख सकते हैं इसका बुक वैल्यू 600 के आसपास का है, तो ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास का इसको प्राइस टू बुक मिल रहा है। तो अल्टीमेटली अगर बैंक का प्राइस टू बुक बढ़ता है तो उसका शेयर प्राइस भी अच्छा खासा बढ़ेगा। अब मान लीजिए बुक वैल्यू बढ़ के 1000 करोड़ का होता है और प्राइस टू बुक कंपनी को फिर भी 3 टाइम्स का मिलता है, तो स्टॉक का प्राइस 1700 नहीं 3000 तक हो सकता है। यानी करंट प्राइस से स्टॉक डबल हो सकता है अगर बुक वैल्यू बढ़ता है तो सेम चीज़ हमको IDFC फर्स्ट बैंक में बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल इसका बुक वैल्यू 45 का चल रहा है, लेकिन रिवर्स मर्जर होने के बाद अगर आप देखते हैं तो उसका बुक वैल्यू 51 का हो जाएगा और करंट प्राइस चल रहा है 65 का। और उसके बाद 51 का अगर बुक वैल्यू लेते हैं तो करंट प्राइस से कंपेयर करें तो 0.78 की बुक वैल्यू पे हमको मिल रहा है। तो स्टॉक का वैल्यूशन बहुत ज़्यादा सस्ता हो चुका है। और कंपनी का जो मेन जो बिजनेस है, क्योंकि देखिए जो भी प्रॉब्लम निकल गया है वो पुराने प्रॉब्लम से निकल गया है, नए बिजनेस जो कंपनी कर रही है उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो माइक्रो फाइनेंस का जो सेक्टर था उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हमको निकल के आ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं हर साल जो प्रॉफिट है कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है। पिछले 2 सालों में 2023 में 2400 करोड़ का प्रॉफिट किया, फिर 2024 में 2900 करोड़ का प्रॉफिट किया,
2025 में थोड़ा प्रॉफिट घट सकता है इस क्वार्टर की वजह से, तो मुझे लगता है कि अराउंड फिर से 26-2700 का प्रॉफिट आएगा, जो कि ठीक ठाक ही है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इस बैंक में है वो है इनके शेयर होल्डर्स। आप देख सकते हैं 2022 में 15 लाख शेयर होल्डर्स थे, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं अगर एक स्टॉक भी खरीद लेता हूँ तो मैं इसमें ऐड हो जाऊँगा शेयर होल्डर के तरीके से। तो आप देख सकते हैं 15 लाख से 32 लाख शेयर होल्डर्स हो गए, यानी इसका जो इक्विटी बेस है बहुत बड़ा हो चुका है। और इसलिए स्टॉक बहुत जल्दी बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा बढ़ता भी है तो उसमें लोग प्रॉफिट बुकिंग करने आते हैं। तो किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए उनके जो शेयर होल्डर्स होने चाहिए वो स्ट्रांग होने चाहिए, यानी कंपनी अगर फ्लक्चुएट होता भी है तो बहुत ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए इस कंपनी ने खराब रिजल्ट किया तो ऑफकोर्स मंडे को अच्छा खासा गिरेगा, तो उसको असल में बेचेगा कौन? उसको हम जैसे रिटेलर से बेचेंगे, क्योंकि हमारा क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए 32 लाख में से अगर 1 लाख लोगों ने ये बेचा तो बहुत अच्छा खासा करेक्शन हमको देखने को मिल सकता है। तो अगर मैं अपना ओपिनियन बोलूँ तो करेक्शन पे ऐड करना चाहिए, लेकिन मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं इसमें ऐड करने वाला हूँ, और अगर मुझे नीचे मिलता है, मान लीजिए 60 के नीचे आता है, तो मैं इसको जरूर ऐड करूँगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं 60 के आसपास यहाँ पे गैप छूट गया था, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ तक नीचे आ सकता है। आप देख सकते हैं 62 तक ये स्टॉक आ सकता है, और इस जगह पे हमारा गैप छूट गया था। तो ये गैप फिल करने के लिए अगर आता है तो मैं तो ऑफकोर्स ऐड करने वाला हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा। मैं सिर्फ 100 शेयर से ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो का अराउंड 25% सिर्फ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में डाल के रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस रिजल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 साल हो गए और 5 साल में स्टॉक ने हमको कुछ बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया नहीं है। आप देख सकते हैं 2018 में इसका मर्जर हुआ था, जहाँ पे इसका प्राइस 35 पे चल रहा था, और वहाँ से अभी स्टॉक देखें तो 65 पे चल रहा है, यानी कि हमको 5 साल में सिर्फ हमको 83% तक का रिटर्न ही मिला है। बहुत ख़राब भी नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है। हमने जितना झेला है उसके अगेंस्ट में हमको जो रिटर्न मिला है वो बहुत अच्छा नहीं है। और बहुत लोग तो यहाँ पे टॉप में फंसे हुए, किसी का 85 पर है, किसी का 75 पर है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इतने ऊपर से लेके फंसे हुए तो इतने नीचे मत बेचिए, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत कम हो गया है। बैंक अच्छा ही काम कर रहा है, आगे हमको और अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, और तब शेयर प्राइस काफ़ी अच्छा खासा बढ़ेगा। तो फाइनली अगर बताना चाहूँ तो बैंक का जो बिजनेस है ठीक ठाक ही चल रहा है। जो पुराने पाप जो करके रखे हुए थे वो वापस अभी आ रहे हैं, और उनको जब तक क्लियर नहीं करते बैंक बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स। बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर होने की वजह से स्टॉक के प्राइस में बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आ सकता, और कल को मंडे को जितना भी करेक्शन आ जाए हमें कूद के उसमें बाय नहीं करना है। अगर हमारे प्राइस पे आता है, मान लीजिए अगर 62 को टच करता है तो ही हम वहाँ पे धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं, और अगर 60 के नीचे हमको मिलता है तो एक बहुत अच्छा खासा वैल्यू जोन होगा बाय करने के लिए, क्योंकि बैंक का प्राइस टू बुक ही 51 के आसपास पहुँच चुका है। और अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा 45 का एवरेज है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं होल्ड कर पा रहा हूं। लेकिन आप लोग का प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं, आपने बहुत हाई वैल्यूएशन पे खरीदा है तो थोड़ा बहुत आपको दुख तो सहना ही होगा। तो अगर आप एवरेज कर सकते हैं और इस कंपनी में होल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पे आप बाय कीजिएगा, वरना अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो बेटर यही रहेगा कि आप किसी और कंपनी में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कंपनीज है जो काफ़ी अच्छा खासा हमको मौका दे रहे हैं। सिर्फ एक ही स्टॉक में फंसे रखे कोई फ़ायदा है नहीं। तो अगर आपके पास फिलहाल कैपिटल है और आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो ईटीएफ में इन्वेस्ट कीजिए। बहुत सारे ईटीएफ हमको अच्छे खासे करेक्शन में मिल रहे हैं, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक लास्ट में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपकी राय मुझे कमेंट करके बताइए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे वीडियोज़ को कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।